हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की क्लास में हम कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज का। फिर हम पढ़ेंगे वर्चुअल एंड रियल इमेज में क्या क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट जो डॉट ऑब्जेक्ट है, स्मॉल ऑब्जेक्ट और बिगर ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर के अंदर इमेजेस कैसे कैसे बनती हैं, ठीक है। उससे पहले हम फिर से रिकैप करने वाले हैं कि अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ताकि आपको चीज़ें याद में रहें कि क्या हम पढ़ चुके हैं और आगे क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा आज रिकैप करते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है लाइट वाले अपने चैप्टर के अंदर, ठीक है। हमने सबसे पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसकी डेफिनेशन वगैरह देखी थी। उसके अंदर हमने पढ़ा था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के बारे में, ये पढ़ा था ना। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। लाइट की डेफिनेशन देखी थी, रे ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, रे ऑफ लाइट। थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉल करने वाला हूँ, 10-15 मिनट हम पीछे वाला पढ़ेंगे ताकि फिर आगे वाली चीज़ें और स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। रे ऑफ लाइट क्या होती है हमारी, रे ऑफ लाइट इज़ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट, ठीक है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट मान लेते हैं यहाँ से जा रही है, हमारे पास ये सोर्स है लाइट का, ठीक है, जहाँ पे बल्ब था, बीच में से हमने एक रे कैप्चर कर ली। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज हैं, सभी तरफ सभी डायरेक्शन में इसकी रेस जा रही है। तो हमने कोई एक रे उठा ली और उसको हमने प्लॉट कर दिया अपने बोर्ड के ऊपर, जब पेन कॉपी जहाँ पे भी आप कर रहे हो, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ये हमारी एक रे है, कुछ ना कुछ हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। किरणें क्या लेते हैं ना, सूरज की किरणें, लाइट की किरणें, बल्ब से किरणें निकल रही, दैट इज़ रे ऑफ लाइट। उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एरो शो करते हैं। एरो शो करता है इधर सोर्स है, दूसरी तरफ जहाँ भी लाइट जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइट सिर्फ इतनी ही है। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये नहीं है कि कोई छोटी लाइट शो कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई बड़ी कर रहा है। आपकी मर्ज़ी, डायग्राम के हिसाब से कितनी भी आप लेंथ लाइट की बढ़ा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, नहीं, इसके आगे भी जा सकती है, मगर ये थोड़ी कि हम पूरा बॉडी भर देंगे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। जब भी डायग्राम हम बनाते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि हाँ वो उतनी ही होगी, वो बड़ी छोटी नहीं हो सकती। डिपेंडिंग अपॉन आपकी डायग्राम आप कैसे बना रहे हो, आप इस लेंथ को बड़ा कर सकते हो, आप इतनी भी रख सकते हो लेंथ कि ये हमारी क्या है, रे ऑफ लाइट छोटी है। छोटी डायग्राम होगी, छोटी जगह होगी तो हम कम बना देंगे, बड़ी होगी तो हम बड़ी बना देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया राइट। अगर हम 3-4 लाइन्स एक साथ बना दें तो ये अपनी बन जाएगी बीम ऑफ लाइट की सारी रेस पैरेलली जा रही। ये है हमारे पास बीम ऑफ लाइट रेस, बस एक नाम दे दिया, जैसे लेज़र बीम बोलते हैं, ठीक है, लाइट रेस की भी ज़्यादा है। अब मैंने यहाँ पे पैरेलल इसलिए शो करी है क्योंकि अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताने वाला हूँ सोर्स कैसे कैसे वेरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार ये पैरेलल ही होंगी, मगर हमारी फिजिक्स के लिए हम पैरेलल मान के चलेंगे, ठीक है। मान लेते हैं जो जितनी भी हमारी रेज आ रही है ना, हम लाइट रेज हम मान के चलते हैं सूरज की तरफ से आ रही है। तो सूरज हमारा बहुत बड़ा है, तो हमारी अर्थ जो है वो इतनी छोटी सी है, ये सारा सन है, सन बहुत बड़ा है और अर्थ बड़ी छोटी सी है। जो सन की रेज हमारी अर्थ तक पहुंचती है ना, हम मान के चलते हैं सारी की सारी लाइट रेज कैसे पहुंचेगी, हमारे पास पैरेलल पहुंच रही हैं। तो इसीलिए हम जब भी रेज बनाते हैं हम जनरली पैरेलल बना देते हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, एक कन्वेंशन मान के चलते हैं कि रेज जो आ रही हैं हम उन्हें पैरेलल मान के चलते हैं। मगर यहाँ पे एक बात आप नोट करके लिख सकते हो, रेज कमिंग फ्रॉम infinite distance, rays coming from infinite distance are taken as parallel rays। इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमारे पास रेज आती है ना, उनको हम पैरेलल रेज मान लेते हैं। सन जो है अर्थ से बहुत दूर है तो इसको हम डिस्टेंस को इनफाइनाइट मान लेते हैं, मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है, ठीक है। तो जो सन से हमारे पास लाइट आती है उसको हम क्या मान लेते हैं, पैरेलल लाइट रेस, हम उसको कंसीडर करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर बल्ब हो, मैं यहाँ पे आपको बल्ब शो कर रहा हूँ, मगर जो बल्ब से निकलती है वो लाइट रेस पैरेलल नहीं होती, ठीक है। मान लेते हैं हमारा यहाँ पे छोटू सा बल्ब है, इसमें से जो लाइट रेस निकल रही है ना, कुछ लाइट रेस इधर जा रही हैं,
ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो आप देख रहे हो इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, ये पैरेलल लाइट रेज नहीं है, ठीक है। तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से ये बल्ब की तरफ से नहीं आएंगी, ये हम मान रहे हैं सन की तरफ से लाइट रेज आ रही है। जो बल्ब से लाइट रेज निकल गई वो पैरेलल नहीं होंगी, वो दूर दूर जा रही है सारी की सारी। ये सोर्स है, बल्ब है हमारा, ठीक है। तो जो इनमें से लाइट रेज निकल रही है वो कभी भी पैरेलल नहीं होगी, वो हो नहीं सकती। बहुत दूर जाके हम बल्ब को कंसिडर कर लें बहुत इनफाइनाइट पे, तो हम इसकी रेस को भी मान लेते हैं कि वो क्या है, पैरेलल। रेस कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस आर टेकन एज द पैरेलल रेस, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास ट्यूबलाइट है, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस, अभी फिर मैं अभी समझाता हूँ, ठीक है। बल्ब वाला आप इसकी डायग्राम बना लो, ये इसको हम बोलते हैं, लिख ही लो आप इसको ना, इसको नंबर 1 डालो और लिख लो डाइवर्जिंग रेस, डाइवर्जिंग रेस, कि जो रेस डाइवर्ज कर रही है, इसको आप नंबर 2 डालो और इसको आप लिख लो पैरेलल रेस। इतना आप नोट डाउन करो। रेस किन किन तरह की हो सकती है, 3 तरह की हम मान के चलते हैं, ठीक है। डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग एंड पैरेलल रेस, ठीक है। तो इसको भी नंबर 1 ले सकते हो, इसको भी नंबर 1 ले सकते हो, कैसे भी, ठीक है। लिख लो टाइप्स ऑफ रेस based on the source, types of rays, टाइप्स ऑफ रेज बेस्ड ऑन द सोर्स। ये टॉपिक आपके बुक के अंदर नहीं है, ठीक है। मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। टाइप्स ऑफ रेज बेस्ड ऑन सोर्स। सोर्स के हिसाब से रेज की अपनी अपनी टाइप अलग हो जाती है, ठीक है। पहली आती है हमारे पास पैरेलल, इसको नंबर 1 लिख लो। फिर आती है हमारे पास डाइवर्जिंग, तीसरी होती है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग वाली मिलती नहीं है हमें कहीं और, ठीक है। थर्ड आएगी कन्वर्जिंग रेस, कन्वर्जिंग रेस। जनरली पैरेलल या फिर डाइवर्जिंग रेस ही हमें मिलती है, कन्वर्जिंग रेस कभी भी नहीं मिलेगी। कन्वर्जिंग रेस कौन सी होती है, अलग अलग जगह से आ रही है और एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जिंग रेस को हम प्रोड्यूस करते हैं लेंस और मिरर की मदद से। हम देखेंगे जब स्फेरिकल मिरर यूज़ करेंगे ना, तब कन्वर्जिंग रेज आएंगी, इसलिए हम इनको तीनों को लिख लेते हैं, डाइवर्जिंग रेस, पैरेलल रेस एंड कन्वर्जिंग रेस। इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके लिख लो। टाइप ऑफ रेस बेस्ड ऑन द सोर्स, सोर्स कैसा है उसके बेसिस पे हमारी डिफाइन हो जाती है, ठीक है। अगर पॉइंट सोर्स होगा तो डाइवर्जिंग होगी, ठीक है। लिख लो डाइवर्जिंग रेस, पॉइंट सोर्स फिर से आएगा, ठीक है। जब हम स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे ना, ये वाला पॉइंट हमारे पास आएगा, ठीक है। कहाँ पढ़ रहे थे, रिवाइज कर रहे थे, कुछ नई चीज़ें आपको पढ़ा दी, ठीक है, बीच में। अभी आप ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस के बारे में समझ चुके होंगे। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इसको पॉज करके आप लिख लो, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हमारे होते हैं जिनमें से लाइट एमिट होती है, जो अपनी खुद की लाइट जनरेट कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और जो खुद की लाइट जनरेट नहीं कर सकते उनको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, जो एमिट करेंगे लाइट, एमिट लाइट, डू नॉट एमिट लाइट बट दे रिफ्लेक्ट लाइट। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एमिट मतलब अपने अंदर से लाइट प्रोड्यूस करना। अब मैं जो सोर्स हूँ, मैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हूँ, ठीक है। मैं लाइट को एमिट नहीं कर सकता, हमारी जो ह्यूमन बॉडी वो लाइट को एमिट नहीं करेगी, मगर वो लाइट को क्या करती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है। तो हम कौन से ऑब्जेक्ट बन गए, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। मोस्टली सारे के सारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऑब्जेक्ट्स हैं वो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, जहाँ से लाइट निकलेगी वो हमारे ल्यूमिनस हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, नेचर ऑफ लाइट पढ़ा था, ठीक है। रिवाइज करवा रहा हूँ चीज़ें ताकि पक्का हो जाए, अगर किसी को डाउट होगी उसका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर हमने पढ़ा था। लाइट का डुअल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर, दूसरा
वेव नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर में क्या कहते हैं, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के अंदर हमारी लाइट ट्रेवल करती है, और एक पार्टिकल होता है फोटोन जो एनर्जी लेके जाता है, बिकॉज लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, फोटोन को हम बोलते हैं बंडल ऑफ एनर्जी, इसको आप लिख लो बंडल ऑफ एनर्जी। जो फोटोन होता है वो हमारा एक बंडल होता है एनर्जी का, जो लाइट की एनर्जी को लेके जाता है। लाइट की डेफिनेशन क्या थी, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स फ्रॉम सोर्स टू रिसीवर। जहाँ तक भी लाइट जा सकती जाएगी वो रिसीविंग एंड बन जाएगा। ठीक है, फोटोन हमारा लाइट को लेके चलता है, इट इज़ अ बंडल ऑफ एनर्जी। ठीक है, वेव नेचर में क्या कहते हैं, लाइट इज अ वेव, लाइट इज ईएम वेव, ईएम मतलब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, जैसे अपनी रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, ग्रेविटेशनल वेव, इलेक्ट्रोस्टैटिक वेव, मैग्नेटिक वेव। लाइट भी उसी तरह से एक वेव है, और वेव की फॉर्म में ये एनर्जी ट्रैवल करती है। तो ये दोनों थ्योरी प्रूव है। ठीक है, वेव की फॉर्म में भी लाइट जाती है, तो लाइट हमारी फोटोन की फॉर्म में भी जाती है। तो इन दोनों थ्योरी को जब हमने कंबाइन करा तो हमारे पास बन के आई क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। इन दोनों को हमने कंबाइन करके क्या बोला, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। और इसको हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ लाइट, कि लाइट का डुअल नेचर है, दोनों नेचर बिहेव करती है। ठीक है, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। अगर हम पेन की बात करेंगे तो ये एक पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी है। जितना छोटा अपना पार्टिकल होता जाएगा वो दोनों तरीके से बिहेव करता है। जितने भी अपने यूनिवर्स में पार्टिकल है ना, वो पार्टिकल एंड वेव नेचर दोनों शो करते हैं। मगर इसको मैं अगर ऊपर फेंकूँ, इसमें वेव दिखेगी नहीं हमें। हर पार्टिकल के अंदर कुछ ना कुछ वेव होती है, वो वेव डिपेंड करता है। इसका हमने एक और प्रॉपर्टी भी लिखी थी, इसकी वेव जो है, वेव लेंथ इज़ वेरी लेस। ये अपनी वेव लेंथ होती है ना, ये वाली डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ्स और डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, ये और ये दोनों सेम रहेंगे। कोई भी दो पॉइंट उठा लो कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट्स, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस आएगा दैट विल बी वेव लेंथ, वेरी स्मॉल वेव लेंथ। मगर वेव नेचर की हम जो स्टडी करते हैं ना, वो 10th क्लास में हमारा पार्ट नहीं है वेव नेचर ऑफ लाइट का। ठीक है, वो +2 क्लास के अंदर हमारा पार्ट बनेगा। इसको आप नोट डाउन कर लो थोड़ा बहुत। फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डेफिनेशंस पढ़ी थी हमने। ठीक है, आज की क्लास को रिवीजन क्लास की तरह ही मान के चल लो। ठीक है, इसमें हम ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं मैं कवर करने वाला मैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले वाले चैप्टर से, इसीलिए मैं रिपीट करके रिवीजन करके साथ साथ में आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, आज की क्लास में नया सिर्फ हम ऑब्जेक्ट एंड इमेज वाला पार्ट लेंगे, और उसमें आपको समझाएंगे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने क्या पढ़ा था, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर हमने डेफिनेशंस देखी थी। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, मिरर। इसको हम ऑलरेडी थोड़ा सा डिफाइन तो कर ही चुके हैं। ठीक है, मिरर रिफ्लेक्शन होती है, लाइट एक तरफ से आए, जिस साइड से आ रही है उसी साइड में चली जाए वापस, उसी मटेरियल के अंदर वापस चली जाए। साइड मतलब कि ये एक साइड है, ये साइड 1, अगर हम बोल रहे हैं ये साइड 2। अगर दूसरी साइड से आ रही है तो किसी सरफेस पे टकराने के बाद उसी साइड में वापस चलिए, दैट इज़ नोन एज द रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन अ लाइट हिट्स द सरफेस एंड बाउंसेस बैक इन द सेम मीडियम। मीडियम मतलब जैसे हवा हो गई, अगर हवा से लाइट आ रही है तो हवा की तरफ चली जाए। ठीक है, अगर वाटर की तरफ से आ रही है तो हिट करके सरफेस को वाटर की तरफ वापस चली जाए, दूसरी आर पार ना हो लाइट, दूसरी तरफ नहीं जानी चाहिए। अगर उसी मटेरियल उसी मीडियम के अंदर वापस चली गई तो उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बेसिस पे ही अपना सारा का सारा चैप्टर चलेगा। उस सरफेस पे डिपेंड करेगा कौन सी सरफेस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम मिरर मान के चलते हैं, कोई भी प्लेन सरफेस हो सकती है। ठीक है,
क्योंकि हम डिफ्यूज्ड इमेज का बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। डिफ्यूज्ड इमेज एंड अपनी रेगुलर इमेज, सॉरी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिफरेंसेस अभी देखेंगे, ठीक है। मगर उसकी डिटेल में हम जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें फ़ायदा ही नहीं है। अगर इमेज बन ही नहीं रही तो हम देखेंगे क्यों, मगर हमें पता होना चाहिए कि इमेज क्यों नहीं बन रही, ठीक है। तो जो भी हम सारी की सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो मिरर के अराउंड पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें 100% रिफ्लेक्शन होती है। हम मान के चलते कि 100% रिफ्लेक्शन होती है। तो रिफ्लेक्शन के साथ साथ हमने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी, और ठीक है, मिरर भी डिफाइन करते हैं पहले। मिरर क्या होता है? मिरर इज अ ग्लास शीट, ठीक है। रिवीजन कर रहे हैं तो इसकी वजह, मिरर क्या है हमारा? इट इज मिरर, मिरर इज अ ग्लास शीट। एक पतली ग्लास की शीट हम ले लेंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे? सिल्वर की कोटिंग कर देंगे। अब सिल्वर की ही कोटिंग क्यों करते हैं? बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। आज की क्लास हमारी बेसिकली पीछे हमने जो अभी पढ़ा है ना उसी के ऊपर रहने वाली है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रख के चलना। आज की क्लास में हम जो पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। रीज़न इसका क्या है? क्योंकि ये आगे वाले 3 चैप्टर्स का हमारा बेस बनने वाला है। तो आज की क्लास को हम बेस मान के चलने वाले हैं, ठीक है। बेस क्यों? कि जो अपना स्टार्टिंग में पढ़ते हैं ना, इस बिल्डिंग का बेस काफ़ी अच्छा होता है, तो बिल्डिंग काफ़ी ऊँची आप खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी बिल्डिंग उठा के देख लो, जितनी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग होगी उसका बेस उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो हम 3 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं आगे लाइट के बेसिस पे, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन एंड ह्यूमन आई। तो अगर हमें चीज़ें स्टार्टिंग वाली अच्छे से क्लियर नहीं होंगी ना, तो आगे हमें समझ में आने वाला नहीं है कि क्यों चीज़ें कैसे हो रही। इसीलिए मैं आज की क्लास को अपनी रिकैप क्लास या रिवीजन क्लास की तरह से थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ। आज में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे न्यू वाला, ऑब्जेक्ट एंड इमेज में डिफरेंस पढ़ेंगे, एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज होते क्या हैं, ठीक है। बाकी सब हम पिछला रिवाइज कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है पिछली 2 क्लासेस के अंदर। सिल्वर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, इसीलिए हम सिल्वर को यूज़ करते हैं। और भी मेटल्स हैं जो काफ़ी गुड रिफ्लेक्टर हैं लाइट के, मगर हम सिल्वर को यूज़ करते हैं। तो ग्लास शीट के ऊपर एक साइड में हम सिल्वर की कोटिंग कर देंगे, तो सिल्वर हमारा एक रिफ्लेक्टर की तरह बिहेव करेगा। मगर आप अगर बैक साइड मिरर अगर आपके पास हो, तो आप बैक साइड देखोगे ना मिरर की, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ पेंट का कलर करा होगा, वहाँ पे डायरेक्ट सिल्वर नहीं होगा। इसके ऊपर हम क्या करेंगे? पेंट की कोटिंग करेंगे, पेंट की एक और कोट करेंगे सिल्वर के ऊपर। तो ये वाला कोट हम क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट द सिल्वर कोट। सिल्वर जो हमने कोट करा है ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम दूसरा कोट करते हैं। अब आप क्वेश्चन कोई बच्चा होगा जो दिमाग में आ रहा होगा, सर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या और कोट करेंगे क्या? नहीं जरूर। ये जो पेंट होता है ना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड पेंट करते हैं हम, ताकि ये जल्दी से उतरे ना। नॉर्मल आप स्क्रैच करोगे तो नहीं उतरेगा। अगर सिल्वर अगर डायरेक्ट आप कोट करोगे, नॉर्मल स्क्रैचिंग पे सिल्वर उतर जाता है। मगर जो हम यहाँ पे कोट करेंगे पेंट, जो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए करेंगे, वो नॉर्मल स्क्रैच वगैरह करने से नहीं उतरेगा। आप ज़बरदस्ती कुछ बहुत हार्ड चीज़ें लेके स्क्रैच करोगे, फिर तो कुछ भी उतर जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान में रखना, इसके ऊपर हम एक ही कोट करेंगे, रेड कर लें, ब्लू कर लें, वाइट कर लें, जो भी पेंट हो हमारी मर्जी, डिपेंडिंग अपॉन जो इंडस्ट्री मिरर बना रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई भी कोट कर देते हैं ताकि हम सिल्वर को प्रोटेक्ट करके रख सकें। तो ये हमारा हो गया मिरर तैयार। अब मिरर को आपको बताया ही है, यहाँ पे हम बता ही चुके हैं कि मिरर को हम दिखाने के लिए क्या करते हैं? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं और ऐसे हम लाइंस बना देते हैं छोटी छोटी, रैंडमली। कुछ ये यानी कि डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ऊपर वाली डायरेक्शन में होनी चाहिए कि सर नीचे वाली डायरेक्शन में होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। डायरेक्शन हाथ ऊपर से चलता है ना नीचे को, ऐसे हाथ अच्छे से चलता नहीं, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में बन जाती है, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके बीच में डिस्टेंस सर ज़्यादा रख सकते हैं, कम रख सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस आप हमें ये हाईलाइट करके दिखा दो कि ये मिरर है, हमें पता चल जाएगा। तो मिरर की एक होती है बैक साइड, एक होती है फ्रंट साइड, ये वाली हमारी बैक साइड रहती है। अब इसीलिए हम ये लाइंस ड्रॉ करते हैं, हमें पता चल जाए कि ऑब्जेक्ट हम देखने किस साइड से वाले, क्योंकि हमें पेन पेपर पे दिखाना पड़ेगा ना कि हम इस साइड से देख रहे हैं। तो ये वाली साइड हमारी हो जाएगी फ्रंट साइड, ये फ्रंट साइड, और ये हमारी बैक साइड, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो। फिर हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस देख लिया, फिर हम देखते हैं अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके बाद हम देखेंगे रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन
पहले कर लो बाद में कर लो, हम रिवीजन कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम देखते हैं, फिर उसके बाद आते हैं हम अपना डिफ्यूज्ड एंड रेगुलर रिफ्लेक्शन के ऊपर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहता है, इसको मैं डायग्राम को रब नहीं करूँगा क्योंकि इसी डायग्राम को हम यूज़ करने वाले हैं। देयर आर 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितने लॉ है हमारे पास रिफ्लेक्शन के? 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। डायग्राम बनाएं दोबारा अच्छे से बनी। ये हमारा मिरर है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं, इनको हमने डिफाइन नहीं करा ना, चलो इनको डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पहले इनको हम डिफाइन कर लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें क्या है। जो लाइट रे अभी किसी सरफेस के ऊपर हिट नहीं करी है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। द लाइट बिफोर हिटिंग एनी सरफेस इज नोन एज द इंसिडेंट रे। जो लाइट हिट करने से पहले वाली है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, और हिट करने के बाद जो लाइट हमारी निकलती है दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। हिट करने के बाद जो बाउंस बैक करके किसी भी डायरेक्शन में गई, हमें अभी डायरेक्शन नहीं पता किस डायरेक्शन में जा सकती है, जिस डायरेक्शन में भी गई हमने नाम दे दिया रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारा जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा रहेगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब यहाँ से हम एक ड्रॉ करते हैं लाइन। इसके बारे में थोड़ी सी आपको और एक्स्ट्रा नॉलेज मैं देने वाला हूँ। यहाँ से हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री। अब जो नॉर्मल रहता है ना वो इस पॉइंट का नॉर्मल होगा। पूरी सरफेस का नॉर्मल तो अगर प्लेन सरफेस है यहाँ पे भी ड्रॉ करूँगा तब भी इन दोनों की जो है पैरेलल डायरेक्शन जाएगी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल रहेंगे अगर प्लेन सरफेस है। अगर प्लेन सरफेस नहीं है तो हम नॉर्मल ड्रॉ कैसे करते हैं, अगर हमारे पास प्लेन सरफेस नहीं है, अगर मान लेते हैं हमारा जो मिरर है वो ऐसा है, थोड़ा सा टिल्टेड है, ये कौन सा मिरर बनेगा हमारा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अगर हमने बैक साइड बता दी कौन सी है तो जो फ्रंट साइड देखेंगे वो हमारी जो भी होगी उस हिसाब से बता देंगे। अगर हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जो लाइट आएगी वो उनका एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग होगा। रीज़न बीइंग, अगर इस पॉइंट पे हम नॉर्मल निकालेंगे और इस पॉइंट पे नॉर्मल निकालेंगे तो वो अलग अलग आएंगे। अगर नॉर्मल की डायरेक्शन सेम हो तो वो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रेस एक ही डायरेक्शन में जाती हैं। ठीक है, जैसे भी हम रेगुलर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना, अगर सारी की सारी इंसिडेंट एक ही डायरेक्शन में आएंगी तो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक होके जाएंगी, ओनली इन केस ऑफ द प्लेन मिरर। मगर इंसिडेंट्स अपना जो अगर वो प्लेन मिरर नहीं हुआ तो वो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। अलग अलग डायरेक्शन में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनका नॉर्मल अलग अलग हो जाता है। ये रहा इसका नॉर्मल, सॉरी इसका टेंजेंट, और ये रहा इसका टेंजेंट। इस टेंजेंट के ऊपर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आ रही तो वो छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे वाला हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा रिफ्लेक्शन, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में हमने देखा था कि किसी भी डायरेक्शन में लाइट चली जाती है। ठीक है, तो वो इस वजह से जाती है क्योंकि दोनों का नॉर्मल डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, अभी हम देखने वाले यहाँ पे ये हो गया इंसिडेंट रे, हो गया रिफ्लेक्टेड रे, हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हमारा हो गया, और कौन सी चीज़ थी, नॉर्मल भी हो गया। अब बचा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो ये हमारा बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसको आप करो नोट डाउन। अभी इसके बाद हम देखने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है, मैंने क्यों रब करा, चलो जहाँ पर हम ओ लिख लेते हैं, ये है हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। फर्स्ट लॉ कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल एंड दिस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, कहने का मतलब ये हमारी मान लेते हैं एक प्लेन है। ठीक है, बोर्ड और ये बुक दोनों एक ही प्लेन में। अभी मान लो मैं इस बुक को ऐसे कर दूँ तो दोनों की प्लेन अलग अलग हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये, मान लो ये हमारी क्या है, मैं अलग अलग प्लेन ले रहा हूँ, ये हमारी इंसिडेंट रे है,
और ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो ये और एक हमारा जो बुक का प्लेन है, ये बुक की प्लेन है हमारी, इसको मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ, ये इधर से लाइट आई तो इधर चली गई, और ये हमारा बुक का प्लेन है। तो इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो ये प्लेन चेंज हो गया ना, हमारा बुक का अपना बोर्ड का प्लेन और ये प्लेन दोनों सेम ही रहेंगे। और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ अगर मैं करूँगा तो ये बन जाएगा हमारा नॉर्मल। कहने का मतलब ये सारे के सारे एक ही प्लेन में रहने चाहिए। अगर लॉ हमारी रिफ्लेक्शन हो रही है तो अगर लाइट आएगी और जाएगी, अगर इन तीनों को मिला के मैं एक प्लेन ड्रॉ करूँगा तो ये हर बार एक ही प्लेन में होंगे, ये नहीं कि नॉर्मल ऐसे कहीं बाहर में होगा। इस चीज़ को आप ध्यान में रखोगे। फर्स्ट लॉ इतना ज़्यादा घूम फिर के आता नहीं है हमारा, सिर्फ क्वेश्चन ही आ जाता है, डिस्क्राइब द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो हमें उसको याद रखने के लिए करना है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये हमारा फर्स्ट लॉ इतना है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है सिंपल एज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसको हम प्रूव भी करते हैं, मगर वो प्रूव हम करते हैं +2 क्लास में जाके, ठीक है। +2 क्लास में जाके एक्चुअली में इसका जो प्रूफ आएगा वो हमारे पास किसकी वजह से आता है, हमारे पास वेव थ्योरी की वजह से आता है। वेव थ्योरी से इसका प्रूफ करेंगे। यहाँ पार्टिकल नेचर पढ़ रहे हैं ना रिफ्लेक्शन, इसका जो प्रूफ होगा वो वेव थ्योरी की वजह से होगा, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखना। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो हम रिवाइज ही कर रहे हैं, फिर भी मैं सोचता हूँ आपको बता ही देता हूँ, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो पार्टिकल नेचर है, उससे हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स बताते हैं लाइट के? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड शैडो, जो शैडो कास्ट होती है ना, वो हम पार्टिकल नेचर से बता पाते हैं। और वेव नेचर से हम कौन कौन सी चीज़ें बताते हैं? डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, नॉट मतलब पोलराइजेशन, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट आएगा हमारा क्लास +2 में जाके आता है, ठीक है। अब इसकी वजह से कि इसका प्रूफ वेव में आता है, इसीलिए मेरे को याद आ गया कि आपको ये बताया नहीं था। ये क्वेश्चन आ सकता है कि पार्टिकल नेचर से हम कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन कर सकते हैं और वेव नेचर से हम कौन कौन से फिनोमिना एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज। इफ दिस इज 35, दिस इज 35, ये 100 तो ये भी 100, एक्चुअली में 100 कभी आएगा नहीं, ये ध्यान में रखना। क्यों नहीं आएगा 100? चलो क्वेश्चन दिमाग में आ ही गया। अगर मैं बोलूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 100, ठीक है। एक्चुअली में जब भी आप देखोगे ना, एक चीज नोट करके लिख लो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। इसको आप नोट करके लिखो। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता। अगर मैं कह दूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 100 है तो वो स्टेटमेंट ही गलत है। इस चीज़ को आप हर बार ध्यान में रखोगे। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी 90 या 90 से सॉरी, ठीक है, हाँ, हर बार कम रहेगा, कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। जहाँ पूरा पूरा 90 होगा या 90 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, या इससे हमेशा कम होगा। अगर मैं लिख दूँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 100, कहीं पे लिखा हो, कोई बोल दे, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 100 हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, तो आप उसको बोलना कि भैया जी ये स्टेटमेंट अपनी गलत है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। अगर वो बोल ही दे कि है तो कैसे करना है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा अभी बता देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन 90 डिग्री, इसको आप नोट करोगे। अब ये हमारी प्लेन है और ये हमारा क्या है, एक नॉर्मल, ये प्लेन और ये नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री का मतलब ये है कि रे जो आ रही है ऐसे आ रही है, ऐसे पैरेलल, रे यहाँ पे पैरेलल आ रही है इसके, इस सरफेस के, तो इसके पैरेलल आ ही नहीं सकती, वैसे ही लेस देन 90 ही होगा। इसके पैरेलल आने का मतलब है कि रे आई नहीं, हिट ही नहीं करेगी यहाँ पे। अगर इसके पैरेलल आएगी तो हिट कैसे करेगी, किसी एंगल पे आना पड़ेगा ना, ये कुछ ना कुछ तो एंगल बन ही रहा है। अगर रे इसके पैरेलल आएगी तो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आएगा ही नहीं और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा ही नहीं, हिट ही नहीं करेगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ ही नहीं,
स्ट्राइक ही नहीं करी, इसके पैरेलल आई, ऐसे पैरेलल आई, पैरेलल चली गई, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको भी हम बता देंगे। अगर कुछ भी एंगल हुआ, थोड़ा सा भी एंगल हुआ, मान लेते थोड़ा सा एंगल है, इतना 1 डिग्री एंगल है, तो हर बार एंगल इन दोनों के बीच में आएगा ना, तो ये मैक्सिमम एंगल यहाँ पे कितना होगा, 90 डिग्री। तो कुछ ना कुछ तो एंगल कम ही होगा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बनेगा। इट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लेस देन 90, इक्वल भी नहीं आएगा, ठीक है, वो गलत है। देखो किसी केस में इक्वल आता है, हम उसको कंसिडर नहीं करते अभी यहाँ पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, ठीक। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो सकता है वो 90 डिग्री इक्वल हो जाए, तो वो चीज़ हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे, हमारी 10th क्लास का सिलेबस नहीं है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, इसको आप नोट कर लो, कभी भी 100 नहीं आएगा, ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। ये हो गया हमारा सेकेंड लॉ, ठीक है। इसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल भी करे थे हमने दो। अगर ये वाला एंगल गिवन हो और हमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 90 माइनस ये वाला एंगल करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके हमने न्यूमेरिकल करे थे, मैं आपको डालूंगा, ठीक है। एक दिन हम क्वेश्चन करते हैं ना, क्वेश्चन वाली क्लास में मैं आपको दूंगा, आप घर से करके आओगे और हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में वो रिवीजन करेंगे अलग अलग क्वेश्चन। अब हमारे पास आता है रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है, उसको हम करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डू रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की रिवीजन। मैंने ये सारा कुछ दोबारा इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि अपना फिज़िक्स में होने वाला क्या है अगले वाले चैप्टर में, ठीक है। आज भी अपनी क्लास जो है पहले 3 क्लासेस का एक तरह से फुल फ्लैग रिवीजन करवा रहा हूँ। रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और यहाँ पर हम लिखेंगे डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में फ़र्क क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन तब होगी जो नॉर्मल हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, तो ये किस सरफेस से होती है हमारी, जब सारी की सारी इंसिडेंस लाइन पैरेलल आए और हिट करने के बाद सारी की सारी लाइंस रिफ्लेक्टेड चली जाएं। इंसिडेंट रेज आर पैरेलल एंड आफ्टर striking the surface, reflected rays are all parallel and in same direction। तो ये इसकी जो डेफिनेशन है रेगुलर रिफ्लेक्शन की, इसकी डेफिनेशन ही विद रिस्पेक्ट टू प्लेन मिरर दी गई है, ठीक है। आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि अगर वो प्लेन मिरर नहीं हुआ, मान लो आप चम्मच की बात ले लो, चम्मच इज़ वेरी स्मूथ, वो थोड़ा सिल्वर का भी बना है, थोड़ी सी उसके ऊपर कोटिंग हुई है सिल्वर एंड स्टील की, ठीक है। तो उसके ऊपर रेस तो इंसिडेंट आती है मगर रिफ्लेक्टेड रेस सारी पैरेलल नहीं जाती, ठीक है। तो कनकेव मिरर में ये वाली रेगुलर रिफ्लेक्शन थोड़ी सी इसकी गड़बड़ हो जाती है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस रिफ्लेक्टेड रेस जो होती हैं वो सारी की सारी एक डायरेक्शन में तभी जाएंगी अगर वो प्लेन मिरर होगा या वो प्लेन सरफेस होगी, उसी केस में हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन दूसरी कहाँ पे पॉसिबल है, ये तो इसकी होगी डेफिनेशन, इट इज़ पॉसिबल ऑन स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस होगा तो हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है और स्मूथ सरफेस है उसके बाद हमारी क्या बनती है, क्लियर इमेज बनेगी। मान लो आप, अब क्या करो आप, एक आप अपना घर पे अगर किसी के घर पे छोटा मिरर है तो वो आप अपने पास ले आओ, ठीक है, और साथ में रख लो। एक साइड में आप रखो अपना मिरर और दूसरी साइड पे आपके पास पेपर है, उसको रख लो। पेपर हमारे पास कौन सी सरफेस होती है, रफ सरफेस, एग्जाम्पल पेपर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन हम बाद में लिखते हैं। एक साइड पेपर रखो, एक साइड रखो मिरर, ठीक है। ऐसे दोनों पे हाथ आप रब करो, ठीक है। ऐसे हाथ को स्लाइड करो, पेन एक साइड मिरर एक साइड पेपर के ऊपर। मिरर पे आप जो करोगे बहुत आसानी से हाथ स्लाइड हो जाएगा मगर पेपर के ऊपर ये नहीं हो पाएगा।
रीज़न बीइंग कि मिरर अपनी स्मूथ सरफेस है। मिरर क्या है अपना, एक स्मूथ सरफेस है। मिरर जो स्मूथ सरफेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होते हैं अपने शाइनी भी होते हैं। जो रफ सरफेस होते हैं वो डल होते हैं। वो भी हम साथ में लिख लेते हैं, स्मूथ सरफेस, शाइनी, रफ सरफेस, डल। अब इन दोनों के ऊपर क्या होता है, जब स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर मान लो हम मिरर में अपनी शक्ल देखने की कोशिश करेंगे, शक्ल मतलब इमेज, ठीक है, इमेज देखने की कोशिश करेंगे तो वो क्या दिखेगा, हमें क्लियरली अपनी इमेज दिखेगी। इसीलिए हमें यहाँ पे लिखते हैं क्लियर इमेज, बिकॉज जितनी लाइट सरफेस हमारे फेस से मिरर की तरफ जा रही है उतनी की उतनी वापस आ रही है और हमारी आंखों में जा रही है, तो हमें क्लियर इमेज दिख रही है। अगर पेपर के ऊपर क्या होता है, रफ सरफेस होने की वजह से जो हमारे फेस से रिफ्लेक्टेड होकर लाइट पेपर की तरफ जा रही है वो सभी डायरेक्शन में फैल जाती है। अगर वो सभी डायरेक्शन में फैल जाएगी हमारी आंखों में बहुत कम लाइट आएगी, इसलिए वो इमेज नहीं बन पाएगी। इसीलिए नो इमेज, नो इमेज मतलब कोई भी इमेज बनने वाली नहीं है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑल द, अब इंसिडेंट रे तो हम मान के चलते हैं हमारी क्या है, पैरेलल, पैरेलल इंसिडेंट रेज, पैरेलल इंसिडेंट रेज आफ्टर hitting the rough surface reflected gets reflected in different directions। वो डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या हो जाती हैं, रिफ्लेक्टेड हो जाती हैं, इसीलिए हमें कोई भी क्लियर इमेज नहीं बन पाती है। दैट इज नोन एज द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन एंड मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शंस इन अवर डेली लाइफ आर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शंस, ठीक है। बहुत कम होती हैं जो हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन होती हैं, ज़्यादातर सारी की सारी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। ये जो सरफेस है हमारी प्लास्टिक की, ये भी काफ़ी स्मूथ सरफेस है, मगर इसके ऊपर भी जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रही है। 100% रेगुलर रिफ्लेक्शन कभी भी नहीं होती। 100% रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी तो वो प्लेन मिरर के अंदर होती है। सिर्फ एक एग्जाम्पल है 100% जिसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, कि इसके ऊपर मैं अपनी इमेज देख पा रहा हूँ, आपको नहीं पता चलेगा मगर यहाँ पे इमेज बन रही है, ठीक है, मेरे को अपनी शक्ल दिख रही है मगर इतनी साफ नहीं दिख रही कि मैं अपनी पग बांध सकूँ इसको देख, ठीक है। मिरर के अंदर मैं अपनी पगड़ी बांध सकता हूँ, इसमें मेरे को अपनी इमेज दिख पा रही है कि कोई बंदा सामने खड़ा है, मैं देख पा रहा हूँ, इसमें दिख रहा है, इमेज है, मगर ये इतनी क्लियर नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो रही है जिसकी वजह से मेरे को इमेज क्लियर नहीं दिख रही, ठीक है। और इसमें ज़रूरी नहीं कि नो इमेज बने, कुछ थोड़ी बहुत हो सकता है नॉन क्लियर इमेज बने। जहाँ पे लिखा है क्लियर इमेज हो सकता है नो इमेज और डिफ्यूज्ड इमेज, जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड इमेज, तो वो हमारा सीन बन जाता है, ठीक है। ये रहा हमारा रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होता है, फिर हम आज अपना टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। सिर्फ ऑब्जेक्ट एंड इमेज की डेफिनेशन और दोनों के बीच में अंतर देखने वाले हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अच्छे से इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे रियल इमेजेस एंड वर्चुअल इमेजेस क्या होती है, फिर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो। फिर हम देखने वाले हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज एन इमेज। अब हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज क्या होती है, ठीक है। इसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और अच्छे से इन दोनों को चीज़ों को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी चीज़, एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, ये दोनों मैंने मार्कर पकड़ रखे हैं, ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ये अपना बोर्ड भी ऑब्जेक्ट है, दीवार ऑब्जेक्ट, मोबाइल ऑब्जेक्ट, पेन आपने पकड़ रखा है ऑब्जेक्ट, कॉपी ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिपेंड कर जाएगा, अगर लार्ज ऑब्जेक्ट है तो उसको हम बोल देते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, अगर स्मॉल ऑब्जेक्ट है उसे हम बोल देते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, जिसमें से लाइट निकल रही है या फिर जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो हमने पढ़ा था ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, उसमें सारे ऑब्जेक्ट्स कवर हो जाते, सारी चीज़ें जो भी आपके अराउंड हैं, एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। सन इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, स्टार्स आर ऑब्जेक्ट, प्लैनेट इज अ ऑब्जेक्ट, सोलर सिस्टम इज ऑब्जेक्ट, एवरीथिंग इज एन
ऑब्जेक्ट, ये मान के चलो, ठीक है। अब हम दो चीज़ों से ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? एनीथिंग विच गिव्स आउट लाइट, आइदर इट्स ऑन और रिफ्लेक्टेड लाइट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, एज सिंपल एज दैट। दो तरीके से होते हैं ऑब्जेक्ट, एक होता है हमारा स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, एक होते हैं लार्ज ऑब्जेक्ट्स। फिजिक्स के विद रिस्पेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। अब लार्ज हम कितने को लार्ज बोलेंगे सर? क्या सोलर सिस्टम लार्ज है? तो रिलेटिवली हर चीज़ स्मॉल हो जाती है किसी न किसी दूसरे के विद रिस्पेक्ट, ठीक है। ये पेन मेरे विद रिस्पेक्ट स्मॉल है, अगर हम कीड़ी जो आंट है उसके विद रिस्पेक्ट देखें तो ये लार्ज बन जाएगा। तो लार्ज एंड स्मॉल आर रिलेटिव कॉन्सेप्ट, तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। फिजिक्स में देखेंगे जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, अगर डॉट बना दी तो स्मॉल ऑब्जेक्ट है, अगर लाइन खींच दी तो वो बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। आप इसको एरो डाल के नहीं लिखोगे, ठीक है, आपको लिखना है स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स। पॉइंट इसलिए क्योंकि हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से। स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज पॉइंट ऑब्जेक्ट्स एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ये वाला डॉट नहीं, ये वाला डॉट। अगर हमने फिजिक्स में ऐसे लिखा हुआ है, जब डायग्राम बना रहे हैं रैंडमली कहीं पर भी डॉट नहीं डालेंगे, डिपेंड करेगा हम कैसे डॉट डाल रहे हैं, हम देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को, और लार्ज ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज आर कॉल्ड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। फिजिक्स के अंदर लार्ज ऑब्जेक्ट हो तो हम बोलेंगे एक्सटेंडेड, मतलब एक पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा खींचा हुआ है। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ एरो, ऐसे एरो बनाएंगे, हर बार ऐसे ही होगा। हो सकता है नीचे को भी हो, डिपेंडिंग अपॉन इन्वर्टेड है या सीधा, ये सीधा ये इन्वर्टेड। तो एरो से ड्रॉ करेंगे, जिस डायरेक्शन में होगा उसमें पता चल जाएगा ना कि वो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अगर ऐसे खड़ा है तो ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है, अगर नीचे होगा तो इसको इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट बोल देंगे। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एनीथिंग इज ऑब्जेक्ट। अब इमेज क्या है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको आप लिख लो साथ में, जहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, रिफ्रैक्शन हम पढ़ नहीं रहे अभी, ठीक है, डेफिनेशन के अंदर मैंने लिख दिया, ठीक है। इमेज इज एन अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट है उसकी अपीयरेंस, एक्चुअल में इमेज जो हम देखते हैं शीशे में, वो हम थोड़ी है वहाँ पे खड़े, हमारी अपीयरेंस है ना वहाँ पे दूसरी जगह पे, ठीक है। किसी को लगेगा कि मैं वहाँ पे भी खड़ा हूँ, अगर वो डायरेक्टली शीशे की तरफ देखेगा। अगर आप किसी शू शॉप पे जाओगे ना, शू जहाँ पे आप जूते खरीदते हो, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा चारों तरफ शीशे शीशे लगा रखे होते हैं, तो वो पता नहीं चलता। कई बार दूसरा बंदा सामने की तरफ देख के बात कर रहा होता है, ठीक है, हो सकता है किसी के साथ हुआ हो, ठीक है। तो वो इसलिए यूज़ करते हैं एक्चुअली में कि दुकान बड़ी लगे। मगर अगर आपको डायरेक्टली कोई नहीं दिख रहा, आपको शीशे में देखेगा तो वो लगेगा कि इस बंदा सामने खड़ा है। इट इज़ एन अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट्स और अपीयर्स टू मीट। अब इसका मतलब आपको अभी समझ आने वाला नहीं है, नेक्स्ट क्लास में समझ आएगा, इसको आप अभी ऐसे ही सीख लो, ठीक है। मेरी जो लाइट रेज निकल रही हैं, मेरे से लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होके शीशे की तरफ जाएंगी, ठीक है, शीशे में जब वो जाएंगी लाइट रेज, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएंगी। जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती हैं, जहाँ तो वो मीट कर जाएं, एक्चुअली मीट, और हमें ऐसा लगे कि वो एक्चुअली मीट कर रही है, या तो वो एक्चुअली मीट कर जाए लाइट रेज, या फिर हमें लगे कि वो लाइट रेज जब रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं कहीं पे आपस में टकरा रही है, तो जहाँ पे भी वो मीट करेंगी वहाँ पे इमेज हमारी बन जाती है। अभी भी आपको ये समझ में नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा, इसको अभी के लिए लिख लो, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे है? इमेज ऑफ अवर फेस, जो हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, वो एक्चुअली हमारी अपीयरेंस है ऑब्जेक्ट की, तो फेस उस केस में हमारा क्या बन जाएगा? एक ऑब्जेक्ट। दूसरा, वाइल वॉचिंग मूवीज़, जो शीशे पर्दे के ऊपर थिएटर के अंदर जो पीपल हमें एक्टर एक्ट्रेसेस सारे जितने भी लोग दिखते हैं, वो एक्चुअली में वहाँ पे तो नहीं है ना, हमें तो पर्दे के ऊपर बस उनकी मूवी दिख रही है ना, तो वो एक्चुअली में क्या है? सारे के सारे इमेजेस हैं हमारी, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी नहीं है, वो डायरेक्टली इमेजेस, हमने उनकी इमेज कैप्चर कर ली स्क्रीन अपने मूवी उसके अंदर, और वो उनने उसको प्ले कर दिया, तो हमारी इमेज स्क्रीन के ऊपर आ गई। वो सारी की सारी हमारी क्या है? इमेजेस। इमेजेस एक्चुअली में नहीं होती, ठीक है। दो तरह की इमेज होती है, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया था, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। नेक्स्ट क्लास में हम वो सारा कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास में हम इतने ही पढ़ेंगे, रिवीजन करिए पिछली सारी,
ऑब्जेक्ट और इमेज, आप इसको अच्छे से पढ़ो क्या होते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इनको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं।